आज आपका स्वागत है इस खास चर्चा में। हमारे सामने हैं राजस्थान सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री मदन दिलावर से जुड़े कुछ दस्तावेज। जी। इनमें उनका 2023 का चुनावी हलफनामा है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मतलब एडीआर उनकी रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, एडीआर तो काफी जानी मानी संस्था है चुनावी सुधारों पर काम करने वाली। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज कई आपराधिक मामलों का जिक्र है। आज हमारा मकसद है कि इन आरोपों की तह तक जाएं, समझें कि ये मामले असल में है क्या, उनकी अभी मतलब कानूनी स्थिति क्या है और इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत दर परत खोलने की। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मदन दिलावर के बारे में। वो राजस्थान में बीजेपी के काफी पुराने और जाने माने नेता हैं। जी, काफी लंबा राजनीतिक करियर रहा है उनका। हाँ, उनका सफर शुरू हुआ था 1990 में, जब वो अटरूज से पहली बार विधायक बने और फिर 2008 तक तो लगातार 4 बार विधायक रहे। और इस दौरान वो मंत्री भी रहे, भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में भी और वसुंधरा राजे जी की सरकार में भी। सही। फिर 2018 में वो रामगंज मंडी सीट से वापस विधानसभा आए और 2023 में भी वहीं से जीतकर अभी जो सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, और अभी उनके पास जैसा आपने बताया 3 काफी अहम विभाग हैं, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग भी। मतलब सरकार में उनका कद काफी महत्वपूर्ण है। तो फिर इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसने इतना ध्यान खींचा है? एडीआर की रिपोर्ट और उनके 2023 के हलफनामे को अगर देखें तो पता चलता है कि मदन दिलावर पर कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज घोषित किए गए थे। 14? जी, ये संख्या अपने आप में तो खैर ध्यान खींचती ही है, लेकिन ये इसलिए भी शायद ज्यादा चर्चा में आई क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट ने ये बताया कि जब ये मंत्रिमंडल बना था तब वो अपने कैबिनेट के साथियों में सबसे ज्यादा मामले, हाँ, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले घोषित करने वाले मंत्री थे। 14 मामले। अरे, ये सुनने में तो वाकई काफी बड़ी संख्या लगती है। तो सवाल ये उठता है कि ये किस तरह के आरोप है? मतलब क्या ये सब बहुत गंभीर है? देखिए, अगर हम इन 14 मामलों के आरोपों को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक पैटर्न सा नजर आता है। ज्यादातर मामले जो हैं वो उनकी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लगते हैं। अच्छा। हाँ, खासकर जैसे विरोध प्रदर्शन होते हैं या सार्वजनिक सभाएं होती हैं, उनसे जुड़ी घटनाओं के। ओके। जैसे सबसे ज्यादा बार जो आरोप लगे हैं वो हैं सरकारी आदेश की अवहेलना, आईपीसी की धारा 188 जिसे कहते हैं, ये 8 मामलों में है। 8 मामलों में? अच्छा। हाँ। फिर गैर कानूनी सभा का सदस्य होना यानी अनलॉफुल असेंबली, आईपीसी 143, ये 6 मामलों में है। और सरकारी काम में बाधा डालना, इसके कुल 5 मामले हैं। इसमें 2 धाराएं हैं, आईपीसी 186 और 353। धारा 353 थोड़ी ज्यादा गंभीर मानी जाती है, जो सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हमले या बल प्रयोग से जुड़ी है। उसके 3 मामले हैं और धारा 186 के 2 मामले। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर मामले सीधे तौर पर उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है, जैसे धरने प्रदर्शन, उससे जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, आप कह सकती हैं कि काफी हद तक ऐसा ही लगता है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि इन 14 मामलों में कुछ बेहद गंभीर आरोप भी शामिल हैं। गंभीर आरोप? जैसे? हाँ, जिनका जिक्र हलफनामे में साफ साफ किया गया है। उदाहरण के लिए इसमें एक मामला हत्या के आरोप से जुड़ा है, आईपीसी की धारा 302। हत्या? अरे बाप रे। जी। एक मामला राजद्रोह का है, आईपीसी 124A, और एक आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आईपीसी 120B का मामला भी दर्ज बताया गया है। ये सभी बहुत गंभीर धाराएं हैं। ये तो वाकई बहुत गंभीर है। और क्या था? इसके अलावा धर्म के आधार पर समूहों में दुश्मनी बढ़ाने का आरोप, आईपीसी 153A, इसके 4 मामले हैं। और धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप, आईपीसी 295A, इसके 2 मामले। और तो और यौन उत्पीड़न, आईपीसी 354A, किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, आईपीसी 354, और महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से कोई शब्द कहना या इशारा करना, आईपीसी 59, इन तीनों का भी एक मामला दर्ज बताया गया है। ओह। साथ ही आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आईपीसी 506, और घर में अनाधिकृत रूप से घुसना, जिसे गृह अत्याचार कहते हैं, आईपीसी 448, इसका भी एक मामला इस लिस्ट में शामिल था। इतने सारे मामले, और उनमें से कुछ तो वाकई जैसा आपने बताया बेहद गंभीर आरोप है। हत्या, राजद्रोह, यौन उत्पीड़न। ये सुनकर तो किसी के भी मन में कई सवाल उठेंगे।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। क्या इनमें से किसी भी मामले में उन्हें अदालत में दोषी ठहराया है? देखिए, ये इस पूरी बातचीत का शायद सबसे अहम बिंदु है। उनके 2023 के हलफनामे के मुताबिक उस समय तक उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। किसी में भी नहीं? जी नहीं, नो केसेस ऑफ कन्विक्शन लिखा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी पर आरोप लगना एक बात है और अदालत द्वारा उस आरोप में दोषी पाया जाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, साबित करना पड़ता है। बिल्कुल, आरोप सिर्फ एक दावा होता है। उसे साबित करने का जिम्मा अभियोजन पक्ष का होता है, अदालत में सबूतों के साथ। जब तक अदालत पूरी सुनवाई के बाद किसी को दोषी करार नहीं देती, कानून की नजर में वो व्यक्ति निर्दोषी माना जाता है। तो फिर इन 14 मामलों में से क्या कुछ अब खत्म हो गए हैं या उन पर कोई फैसला आया है? क्योंकि हलफनामा तो 2023 का है, अब तो वक्त गुजर गया है। हाँ, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो दस्तावेज हैं और हाल की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि 2 मामले जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल और गंभीर प्रकृति के थे, उनका निपटारा हो चुका है। अच्छा, क्या नतीजा रहा? दिलचस्प बात यह है कि दोनों में नतीजा उनके पक्ष में रहा है। ओह, कौन से मामले थे ये? पहला मामला तो काफी चर्चा में रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या की कथित साजिश वाला। ये 2023 में जयपुर में दर्ज हुआ था। हाँ, मुझे याद है, काफी खबरें आई थी। जी, आरोप था कि दिलावर के किसी बयान से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी की हत्या की साजिश रची गई। इसमें IPC 302 हत्या, 506 धमकी और SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगा दी गई थीं। काफी गंभीर धाराएं थी ये तो। बिल्कुल, लेकिन हुआ ये कि पुलिस जांच हुई और पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट, जिसे FR कहते हैं, उसमें उन्हें और बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी और इस FR को जयपुर की एक सेशंस कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई? हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि वो बयान राजनैतिक किस्म का था, कोई असल धमकी नहीं थी। और क्योंकि दिलावर खुद दलित समुदाय से आते हैं, तो उन पर SC/ST एक्ट का मामला बनता ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा मामला था जिसमें उन्हें राहत मिली। हत्या की साजिश का आरोप और फिर क्लीन चिट, वाकई। और दूसरा मामला कौन सा था? दूसरा मामला धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ा था। ये 2018 में रामगंज मंडी में दर्ज हुआ था। अच्छा, 2018 का मामला। हाँ, आरोप ये था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब वो नामांकन भरने गए थे, तो उनकी रैली में कोई गाना बजाया गया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसमें IPC की धारा 153A और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 125 लगाई गई थी। चुनावों के दौरान नफरत फैलाने वाला कानून। जी, इस मामले में करीब 6 साल तक कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार इसी साल 2024 में रामगंज मंडी की ACGM कोर्ट ने मदन दिलावर और जो DJ मालिक थे, दोनों को इस मामले में बरी कर दिया। बरी कर दिया? हाँ, बरी कर दिया। बरी होने के बाद दिलावर का बयान भी आया था कि भाई मैंने कोई अपराध नहीं किया था, और अदालत ने सच और झूठ को अलग कर दिया है। अच्छा, तो मतलब 2 बड़े और गंभीर आरोपों वाले मामलों में या तो उन्हें बरी कर दिया गया या क्लीन चिट मिल गई। यहाँ तो कहानी में वाकई एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि शुरू में जब हमने 14 मामलों की संख्या और आरोपों की लिस्ट सुनी थी, खासकर हत्या और राजद्रोह जैसे, तो तस्वीर काफी चिंताजनक लग रही थी। लेकिन इन 2 फैसलों से कहानी थोड़ी बदल जाती है ना? हाँ, बिल्कुल बदल जाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ आरोपों की संख्या देख लेना काफी नहीं होता, उनका नतीजा क्या निकला ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर बाकी बचे मामलों का क्या स्टेटस है? क्या वो अभी भी अदालतों में चल रहे हैं? 2023 के हलफनामे के हिसाब से तो उस वक्त सभी 14 मामले अलग अलग अदालतों में लंबित थे, मतलब पेंडिंग थे। सभी 14? हाँ, उस हलफनामे के मुताबिक। जैसा हमने अभी बात की, ये हो सकता है कि ये जो खड़गे वाला मामला था और ये धार्मिक भावना वाला मामला, ये हलफनामा भरने के बाद या उसके आसपास ही खत्म हुए हों, इसीलिए शायद हलफनामे में वो लंबित दिखाए गए थे। अच्छा, ये हो सकता है। हलफनामे में एक और बात बताई गई है कि कई मामले राजस्थान हाई कोर्ट में प्रवेश स्तर यानी कि एडमिशन स्टेज पर हैं। एडमिशन स्टेज, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि शायद इन मामलों में FIR को रद्द करवाने के लिए या कोई और कानूनी राहत पाने के लिए उनकी तरफ से याचिकाएं दायर की गई हैं, और हाईकोर्ट अभी बस ये तय कर रहा है कि इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। मतलब अभी इन मामलों के अंदर क्या तथ्य हैं, उन पर गहराई से सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ओके, समझ गई। तो इन लंबित मामलों में, जैसा हमने पहले जिक्र किया, विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामले शामिल हैं, जैसे FIR नंबर 1952, 2023, 37,222, 49,900, 2018।
ये अक्सर वही गैरकानूनी सभा आईपीसी 143 या सरकारी काम में बाधा आईपीसी 353, 188, 186 जैसे आरोपों से जुड़े होते हैं, जो अक्सर राजनीतिक रैलियों वगैरह में हो जाता है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब प्रदर्शनकारियों और प्रशासन में टकराव होता है तो ऐसे मामले दर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा वो जो राजद्रोह वाला मामला था आईपीसी 124A का, वो भी लंबित बताया गया है। राजद्रोह का मामला अभी चल रहा है? हलफनामे के हिसाब से तो लंबित था। अब राजद्रोह का आरोप वैसे भी काफी विवादास्पद रहता है ना, और अक्सर इस पर सवाल उठते हैं कि कहीं ये राजनीतिक वजहों से तो नहीं लगाया गया। हाँ, ये बात तो है। और दिलावर ने खुद भी पिछली कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया था कि ये मामला उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत ही दर्ज किया गया था। तो इन कानूनी मामलों को सिर्फ कानूनी चश्मे से देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। क्या इनका कोई राजनीतिक पहलू या संदर्भ भी है? क्योंकि जैसा आपने बताया, कई मामले उनकी राजनीतिक एक्टिविटीज से जुड़े हैं और राजद्रोह वाले में वो खुद साजिश की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन मामलों को खासकर वो जो प्रदर्शनों और सरकारी आदेश ना मानने से जुड़े हैं, उन्हें उस राजनीतिक माहौल के आईने में देखना बहुत जरूरी है जहां कानूनी शिकायतों का इस्तेमाल अक्सर होता है। एक हथियार की तरह। हाँ, एक हथियार की तरह। राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सिर्फ राजस्थान की या किसी एक पार्टी की बात नहीं है। भारतीय राजनीति में ये चलन काफी आम दिखता है। सही कहा। मदन दिलावर का खुद का स्टैंड भी यही रहा है कि भाई ये ज्यादातर मामले तब दर्ज हुए जब वो विपक्ष में थे और ये उन्हें परेशान करने की एक राजनीतिक साजिश थी। और ये बात भी है कि उन्हें अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार विधानसभा से सस्पेंड भी किया गया है। अच्छा? हाँ, जो उनकी एक मुखर और कभी कभी थोड़ी टकराव वाली राजनीतिक शैली की तरफ इशारा करता है। मतलब वो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष से भिड़ने में शायद पीछे नहीं हटते थे। ओके। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है वैसे। क्या? कि मंत्री बनने के बाद ऐसा लगता है कि दिलावर खुद भी कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। अच्छा, जैसे पंचायती राज मंत्री के तौर पर उन्होंने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया। क्यों? वजह यह थी कि उस व्यक्ति ने पहले भ्रष्टाचार की कोई शिकायत की थी, लेकिन बाद में वो शिकायत वापस ले ली, तो दिलावर ने इसे काफी गंभीरता से लिया। इसी तरह उन्होंने एक विरोधी कांग्रेस नेता पर भी आरोप लगाया कि वो कथित तौर पर हिंसा और हत्या के लिए उकसा रहे हैं, और इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दी है। अच्छा, तो मतलब ये कानूनी दांवपेच दोनों तरफ से इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। पहले उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वो भी कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही नजर आता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो कई बार राजनीतिक दलों के बीच के टकराव का अखाड़ा बन जाती हैं। सही कहा आपने। ये स्थिति दर्शाती है कि कैसे कानूनी प्रणाली का इस्तेमाल राजनीतिक बढ़त बनाने या विरोधी को घेरने के लिए किया जा सकता है, और ये दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल। तो फिर उनकी जो पब्लिक इमेज है, उनकी सार्वजनिक छवि, उस पर इन सब का क्या असर पड़ता है? एक तरफ उन पर इतने सारे मामले दर्ज होने की बात है, दूसरी तरफ 2 गंभीर मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, और वो खुद को एक मुखर और कड़क नेता के तौर पर भी पेश करते हैं। हाँ, देखिए, उनकी सार्वजनिक छवि में एक तरह का कह सकती हैं विरोधाभास या द्वंद्व जरूर दिखाई देता है। वो बेशक एक अनुभवी राजनेता हैं, राज्य के प्रमुख दलित नेताओं में उनकी गिनती होती है। हाँ, ये तो है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई बड़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना किया है और उनसे उभर कर भी आए हैं। उनके बयान और उनके काम, जैसे पिछली सरकार के वक्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं, या अभी हाल में जब एक शिक्षक ने उन्हें कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने उसके खिलाफ तुरंत और सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की। ये सब चीजें उनकी एक मुखर, जुझारू और समझौता न करने वाले नेता की छवि बनाती हैं। तो फिर ये जो मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, ये सिर्फ एक कानूनी लिस्ट नहीं है। इन्हें उनकी जो आक्रामक और अक्सर टकराव वाली राजनीतिक शैली है, उसके एक प्रतिबिंब के तौर पर भी देखा जा सकता है। अच्छा। उनके जो समर्थक हैं वो इसे राजनीतिक उत्पीड़न का सबूत मान सकते हैं कि देखो, विपक्ष में थे तो कैसे जानबूझकर फंसाया गया। वहीं उनके जो विरोधी हैं वो इन मामलों का इस्तेमाल उनके रवैये या उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए कर सकते हैं। ये बात तो है। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहली और सबसे सीधी बात तो ये कि 2023 के चुनावी हलफनामे के समय मदन दिलावर पर 14 आपराधिक मामले दर्ज घोषित थे। 14 मामले? ठीक है। और उस वक्त वो अपने कैबिनेट में सबसे ज्यादा मामले घोषित करने वाले मंत्री थे। दूसरी बात, इन मामलों में कुछ आरोप वाकई बेहद गंभीर प्रकृति के थे, जैसे हत्या की साजिश और राजद्रोह। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन
तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें आज तक किसी भी मामले में अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। किसी में भी नहीं? ये अहम है। बहुत अहम। और दो सबसे ज्यादा चर्चित और गंभीर मामले थे, एक हत्या की साजिश के आरोप वाला और दूसरा धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप वाला। उनमें उन्हें या तो अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया या पुलिस जांच में क्लीन चिट मिल गई है, जिसे अदालत ने भी मान लिया है। ठीक है, तो दो बड़े मामलों में राहत। जी। और चौथी बात, जो बाकी बचे हुए ज्यादातर मामले हैं और अभी भी लंबित हैं, वो मुख्य रूप से राजनीतिक प्रदर्शनों, सरकारी आदेश न मानने और उनकी राजनीतिक सक्रियता से जुड़े हुए लगते हैं। ये मामले उनकी जो लंबी और अक्सर टकराव वाली राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उसका हिस्सा हो सकते हैं। समझ गई। इसलिए मेरा मानना है कि किसी भी सार्वजनिक हस्ती, खासकर राजनेताओं का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो उन पर लगे सिर्फ आरोपों जो कि बस साबित न हुए दावे होते हैं, और दोष सिद्धि जो अदालत द्वारा अपराध का अंतिम निर्धारण होता है, इन दोनों के बीच साफ फर्क करना बेहद जरूरी है। तो ये थी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर से जुड़े आपराधिक मामलों की हमारी पड़ताल, जो उनके चुनावी हलफनामे, एडीआर रिपोर्ट्स और जो भी मीडिया जानकारी उपलब्ध थी उस पर आधारित थी। ये निश्चित रूप से एक जटिल तस्वीर पेश करती है। एक तरफ आरोपों की लंबी लिस्ट और उनकी गंभीरता, दूसरी तरफ दो प्रमुख गंभीर मामलों में उन्हें मिली कानूनी राहत और कई लंबित मामलों का वो संभावित राजनीतिक संदर्भ जो उनके टकराव वाली राजनीति से जुड़ा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है कि जब राजनीतिक मुकाबले में कानूनी प्रणाली का इस्तेमाल इस तरह बार-बार और दोनों ही तरफ से एक हथियार के तौर पर होने लगता है, हाँ, तो इसका हमारी राजनीति की सेहत पर और उससे भी ज्यादा न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में जनता के भरोसे पर आखिर क्या असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है, खासकर आज के भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में।